जो आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ। थॉट क्या है कि इतिहास लिखने के लिए हमें कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो अपने हौसले और जुनून के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और निश्चित ही एक दिन आप इतिहास लिखेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा चैप्टर चल रहा था एक दल के प्रभुत्व का दौर, और इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मुख्य पार्टियों के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार का था और किन कारणों से रहा, कब से कब तक ये रहा। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब एक दल के प्रभुत्व का दौर भारत में चल रहा था उस समय राजनीतिक मैदान में और दूसरी कौन सी पार्टियां मौजूद थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कर लिया गया था, आज़ादी के ही पहले, और कांग्रेस के ही भीतर, कांग्रेस में ही कुछ नेताओं के द्वारा जिनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनसे नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने 1934 में ही अलग से सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। लेकिन 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया, और जो दोहरी सदस्यता थी, यहाँ हम नागरिकता नहीं दोहरी सदस्यता कहेंगे, कि कांग्रेस ने कहा कि या तो ये लोग कांग्रेस के ही मेंबर रहेंगे या सोशलिस्ट पार्टी के, एक को चुनना होगा इन्हें। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने 1948 में अलग से सोशलिस्ट पार्टी बनाई, आधिकारिक रूप से सोशलिस्ट पार्टी बनाई। लेकिन इस पार्टी को चुनावों में कोई खास सफलता नहीं मिली। और इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और अन्य मुख्य नेता कौन थे? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी और अच्युत पटवर्धन सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। कई बार 1 मार्क्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। और इस पार्टी की विचारधारा क्या थी? विचारधारा इसके नाम से ही पता लग रहा है सोशलिस्ट से, कि ये सोशलिज्म में बिलीव करती थी, समाजवाद में ये विश्वास रखती थी। और समाजवाद कैसी विचारधारा है? जो गरीबों, किसानों और मजदूरों का समर्थन करती है, ठीक है। और पूंजीवाद का, निजी संपत्ति का ये विरोध करती है। तो इस पार्टी का किस में विश्वास था? समाजवाद में विश्वास था। और इसने अमीरों और पूंजीपतियों की पार्टी बताकर कांग्रेस की आलोचना की। तो इसके द्वारा क्या कहा गया कि जो कांग्रेस है वो अमीरों और पूंजीपतियों का समर्थन कर रही है और ये उन्हीं की पार्टी है। और भविष्य में फिर क्या हुआ? जो सोशलिस्ट पार्टी है इसका भी विभाजन हुआ आगे, कुछ पार्टियों में, कई दलों में ये बंट गई। तो सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग, हम कह सकते हैं कि विचारधाराओं के आधार पर, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इन दलों में ये विभाजित हो गई और चुनावों में ये कोई खास सफल नहीं रही। इसके अलावा और कौन सी पार्टी थी उस समय? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उस समय हम कह सकते हैं राजनीतिक मैदान में थी। तो 1917 में हुई रूस की क्रांति से प्रेरित होकर भारत में भी कई साम्यवादी समूह उभरे, और ये वह समूह थे जो देश की समस्याओं का समाधान साम्यवादी विचारधारा द्वारा करना चाहते थे। तो जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लगभग इनकी विचारधारा एक जैसी है। इसे हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्सट्रीम की विचारधारा है। ये कहेगी कि राज्य के ही हाथ में सब कुछ होना चाहिए, उत्पादन के साधन, वितरण के साधन सब राज्य के हाथ में होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, और निजी क्षेत्र या निजी संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार की उग्र या एक्सट्रीम विचारधारा। और ये भी इसी प्रकार की ही विचारधारा है सोशलिस्ट, लेकिन ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम विचारधारा नहीं है। तो भारत में फिर 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर कई साम्यवादी समूह उभरे, और 1935 तक इन सभी समूहों ने कांग्रेस के अंदर रहकर ही कार्य किया। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि कांग्रेस को सराय भी कहा गया,
और छाता संगठन भी कहा गया। तो अब हम देख रहे हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी है उसके नेता भी पहले कांग्रेस में थे, और एक कम्युनिस्ट पार्टी है इसके नेता भी कांग्रेस में ही रहकर कार्य कर रहे थे। और दिसंबर 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो गए और अलग से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना की। इन सब समूहों ने सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। और इस पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? ई.एस. नंबूद्रिपाद, पी.सी. जोशी, अजय घोष, ए.के. गोपालन इस पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख नेता थे सीपीआई के। और विचारधारा क्या थी? साम्यवादी विचारधारा थी, से प्रभावित थी ये, यानी कि पूंजीवाद की ये विरोधी थी। और राज्य का हस्तक्षेप ये चाहती थी, यानी कि जो उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन है, उन पर राज्य का अधिकार होना चाहिए और निजी संपत्ति और पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि 1947 में हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है। जब तक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता हम स्वतंत्र नहीं कहला सकते। 1951 में इन्होंने हिंसक विद्रोह का रास्ता छोड़कर चुनाव लड़ा, और जो पहले आम चुनाव थे उनमें ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, इनको कितनी सीटें मिली थी? 16 सीटें मिली थी, और ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी कांग्रेस के बाद। इस पार्टी में भी विभाजन देखने को मिला 1964 में। 1964 में इस पार्टी का विभाजन हुआ और इससे दो पार्टियां बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, सीपीआई एम। और उस समय राजनीतिक परिदृश्य में मौजूद थी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1959 में सी राजगोपालाचारी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई। और यह पार्टी किस विचारधारा से प्रभावित थी? पूंजीवादी विचारधारा से ये पार्टी प्रभावित थी। और इस पार्टी के अनुसार सरकार को या राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए, और जो निजी क्षेत्र है उसे फलने फूलने के लिए छूट दी जानी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा विकसित हो सके। और इस पार्टी ने सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध किया। भारत का झुकाव आज़ादी के बाद सोवियत संघ की तरफ था। हालांकि हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, फिर भी जो भारत का झुकाव है सोवियत संघ की तरफ था। जो दो गुट बने हुए थे, यूएसए और सोवियत संघ के, यूएसएसआर के, इनमें से हम इसकी तरफ झुके हुए थे। तो इन्होंने सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध किया क्योंकि यहाँ उस समय साम्यवादी पार्टी की जो है सरकार बनी हुई थी। तो इस पार्टी ने सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध किया और अमेरिका से, जो कि पूंजीवाद का समर्थक था। तो ये दो गुट बने ही इसलिए हुए थे, जो सोवियत संघ और अमेरिका के दो गुट बने हुए थे। सेकंड बुक में हम पढ़ेंगे इनके दोनों के गुटों के बारे में। तो सोवियत संघ था साम्यवादी गुट का नेता और अमेरिका था पूंजीवादी गुट का नेता। तो इन दोनों गुटों में से इस पार्टी ने, स्वतंत्र पार्टी ने क्या कहा कि भारत को अमेरिका से संबंध बढ़ाने चाहिए और पूंजीवादी विचारधारा को हमें अपनाना चाहिए, साम्यवाद को नहीं अपनाना चाहिए। और भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का भी इसके द्वारा विरोध किया गया। हालांकि हमारा झुकाव इसकी साम्यवाद की तरफ था, सोवियत संघ यूएसएसआर की तरफ था, और सैद्धांतिक रूप से हालांकि हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया हुआ था। भारत ने कहा था कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। तो जो स्वतंत्र पार्टी थी उसने भारत की इस गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध किया और कहा कि हमें स्पष्ट रूप से अमेरिका से संबंध बढ़ाने चाहिए और पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना चाहिए। और मुख्य नेता कौन थे इसके? देखते हैं मुख्य नेता। सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी, ये इसके मुख्य नेता थे। 1 मार्क्स के लिए हम इन्हें याद रखेंगे। सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी प्रमुख नेता थे इसके। और इसके बाद भारतीय जनसंघ एक और महत्वपूर्ण पार्टी थी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा
भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। और जो भारतीय जनसंघ है ये राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित विचारधारा थी और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन दिया, अंग्रेजी का विरोध किया और पाकिस्तान को मिलाकर इन्होंने कहा कि हम एक अखंड भारत बनाएंगे। जो विभाजन है उसका भी इस पार्टी ने विरोध किया और ये एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति की विचारधारा का समर्थन करने वाली पार्टी थी। और इस पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, ये इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। और इसका जो समर्थन या जन आधार है वो कहाँ तक था? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये उस समय मुख्य राजनीतिक पार्टियां थी। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी, ये चारों उस समय प्रमुख पार्टियां थी कांग्रेस के अतिरिक्त। तो अब हम देखेंगे दूसरे आम चुनाव के बारे में। भारत में दूसरे आम चुनाव में क्या परिदृश्य रहा। दूसरे आम चुनाव कब हुए? 1957 में। और इस बार भी स्थिति कैसी थी? पिछली बार की तरह ही रही, पहले आम चुनावों की तरह। और कांग्रेस ने लगभग सभी जगह आराम से चुनाव जीत लिए और कांग्रेस को 371 सीटें मिली और जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव दिखा। केवल केरल ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। तो जो 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, ये विश्व में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की किसी जगह लोकतांत्रिक ढंग से बनी सरकार थी, यानी कि बिना तानाशाही के बनी हुई ये सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने सरकार बनाई और ES नंबूरीपाद इसके मुख्यमंत्री बने केरला के। और 1959 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके इस सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी कि इस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार के पास यह शक्ति होती है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। तो यहाँ कांग्रेस ने इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करते हुए जो केरल की सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है, इसके बर्खास्त करते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया। और इस फैसले पर भविष्य में बहुत विवाद भी हुआ। अब हम देखेंगे तीसरे आम चुनाव के बारे में। तो तीसरा आम चुनाव कब हुआ? 1962 में हुआ और फिर बड़े आराम से ही लगभग कांग्रेस ने सभी चुनावों में जीत हासिल की और 361 सीटें जीती और तीसरी बार जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार ये 1967 तक कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व का दौर चलता रहा।